आजकल सुप्रीम कोर्ट का माहौल काफ़ी चार्ज्ड है। एक तरफ इलेक्शन से जुड़े हुए मैटर्स रोज कोर्ट के सामने आ रहे हैं, जहां जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक विजिबल टेंशन देखने को मिल रही है। कभी अपॉइंटमेंट्स पर सवाल, कभी पावर्स पर क्लैश, कभी इंडिपेंडेंस को लेकर डिबेट और कभी इलेक्शंस की वजह से झगड़े। इसी बीच एक ऐसी बात सामने आई है जहां सुप्रीम कोर्ट की ही एक सिटिंग जज ने सीधा सिस्टम के कोर पर उंगली उठाई है। क्या इंस्टीट्यूशंस वाकई इंडिपेंडेंट है? क्या डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित रह गई है? और क्या सेंटर और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों को एक सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया है? हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने जो कहा है वो सिर्फ एक स्पीच नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल वार्निंग जैसा लग रहा है। तो चलिए समझते हैं पूरा मैटर डिटेल में। अब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी पटना में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर के दौरान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम पर बात की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बियॉन्ड राइट्स, वाई स्ट्रक्चर मैटर्स। और यहीं से उन्होंने एक फंडामेंटल बात उठाई कि डेमोक्रेसी सिर्फ राइट्स का नाम नहीं है, बल्कि इंस्टीट्यूशंस का स्ट्रक्चर ही उसकी जान होती है। उन्होंने सीधा कहा, इट इज ऑफ utmost importance that these institutions function independently and not to be influenced by political processes। और ये लाइन अपने आप में काफी कुछ कह देती है। मतलब क्लियर है कि उनका फोकस इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पर था, खासकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ECI, CAG और फाइनेंस कमीशन जैसे बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने एक स्पेशल डिजाइन के साथ क्रिएट किया है। ये ऐसे इंस्टीट्यूशंस है जो इंसुलेटेड होते हैं, यानी पॉलिटिकल प्रेशर से दूर रहकर काम करने के लिए बनाए गए हैं। क्योंकि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां ऑर्डिनरी पॉलिटिक्स न्यूट्रलिटी इंश्योर नहीं कर पाती, और इलेक्शंस उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ उन्होंने एक और पावरफुल लाइन कहा कि आर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हैज एम्पली डेमोन्स्ट्रेटेड स्मूथ चेंजेस इन गवर्नमेंट ड्यू टू इलेक्शंस बीइंग हेल्ड ऑन अ टाइमली बेसिस। कंट्रोल ओवर दैट प्रोसेस इज इन इफेक्ट कंट्रोल ओवर द कंडीशंस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इटसेल्फ। अब इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वो कह रही हैं कि इलेक्शंस सिर्फ एक इवेंट नहीं है, ये वो मैकेनिज्म है जिससे पावर डिसाइड होती है। और अगर किसी के पास इलेक्शन प्रोसेस पर कंट्रोल आ गया तो वो इनडायरेक्टली पूरी पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन को कंट्रोल कर सकता है। और ये एक बहुत ही सीरियस ऑब्जर्वेशन है, स्पेशली आज के कंटेक्स्ट में जहां इलेक्शन प्रोसेस पर ट्रांसपेरेंसी और न्यूट्रलिटी को लेकर डिबेट्स चल रही है। उन्होंने TN सेशन केस का भी रेफरेंस दिया और कहा कि दोज हु कंडक्ट इलेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन दोज हु कंटेस्ट देम, द न्यूट्रलिटी ऑफ द प्रोसेस कैन नॉट बी अश्योर्ड। अब ये लाइन बिल्कुल सीधा पॉइंट हिट करती है। अगर जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है वही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली उन लोगों के इन्फ्लुएंस में है जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर फेयरनेस कैसे मेंटेन होगी? ये एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ बन जाता है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने यह भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पर लिखे हुए राइट्स से सर्वाइव नहीं करता। अ कॉन्स्टिट्यूशन कैन एरोड इवन व्हाइल लॉज एंड राइट्स अपीयर इंटैक्ट इफ द अंडरलाइंग इंस्टीट्यूशंस आर वीकेंड। मतलब अगर इंस्टीट्यूशन धीरे धीरे वीक हो रहा है तो चाहे राइट्स लिखे हुए हो, वो प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे। और ये एक वार्निंग है कि ब्रेकडाउन हमेशा ड्रामेटिक नहीं होता, कभी कभी वो साइलेंटली होता है। और यहाँ उन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिया कि द अनमिस्टेकेबल लेसन ऑफ हिस्ट्री इज दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स अकर्स through the disabling of its structure and the violation of rights merely follows। यानी पहले इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म होते हैं और उसके बाद राइट्स वायलेट होने लगते हैं। ये एक रिवर्स वे ऑफ लुकिंग एट कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो जनरली लोग नहीं देखते। उन्होंने ये भी कहा कि इवन अगर इलेक्शंस हो रहे हैं, कोर्ट्स चल रहे हैं, पार्लियामेंट लॉज पास कर रहे हैं, फिर भी सिस्टम फेल हो सकता है अगर पावर इफेक्टिवली रिस्ट्रेन नहीं है। इन दैट मोमेंट इलेक्शंस में कंटिन्यू, कोर्ट्स में फंक्शन, लॉज में बी इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड येट पावर इज इफेक्टिवली नॉट रिस्ट्रिक्ट। ये लाइन काफी अलार्मिंग है क्योंकि ये दिखाती है कि आउटवर्ड फंक्शनिंग और एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशनल हेल्थ अलग चीजें हो सकती है। अब अगर हम सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो वहाँ भी जस्टिस नागरत्ना ने काफ़ी क्लियर स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि द सेंटर ऑट टू व्यू द स्टेट्स एज कोऑर्डिनेट्स एंड नॉट सबऑर्डिनेट्स। यहाँ स्टेट्स को सेंटर के नीचे नहीं बल्कि इक्वल कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट के रूप में ट्रीट किया जाना चाहिए। ये फेडरलिज्म का कोर प्रिंसिपल है। उन्होंने और भी क्लैरिफाई किया कि द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द यूनियन गवर्नमेंट एक्सेप्ट एज स्टिपुलेटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है सिर्फ वहाँ तक ही सेंटर का डोमिनेंस वैलिड है, अदरवाइज स्टेट्स अपने आप में इंडिपेंडेंट यूनिट्स है। और यहाँ उन्होंने एक प्रैक्टिकल इशू उठाया जो काफी रिलेवेंट है आज के पॉलिटिकल क्लाइमेट में। उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के मामले में स्टेट्स के साथ पिक एंड चूज अप्रोच नहीं होना चाहिए। देयर कैन नॉट बी अ पिक एंड चूज अप्रोच विज़ द स्टेट्स व्हेन इट इज इन द रियल्म ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर द सिटीजंस ऑफ अ स्टेट।
यानी अगर किसी स्टेट में अलग पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसके सिटीजन्स को डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स या स्टेट्स के बीच डिस्प्यूट्स नेशन के लिए हार्मफुल है। This creates a dent in constitutional form of governance which must be avoided always for the strength of the nation is based on constitutional foundation and principles। ये एक रिमाइंडर है कि पॉलिटिकल डिफरेंस के बावजूद कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी मेंटेन करना बेहद जरूरी है। और जब स्टेट्स कोर्ट का सहारा लेने लगते हैं एक दूसरे के खिलाफ या सेंटर के खिलाफ तो उन्होंने उसे स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वीकनेस बताया। When states begin filing suits against one another or against the center, it reflects not strength but a weakening of cooperative federalism। ये cooperative federalism का कंसेप्ट है जहां डायलॉग और नेगोशिएशन प्रेफर्ड है लिटिगेशन के ऊपर। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने सेपरेशन ऑफ पावर्स पर भी काफी डिटेल में बात की। उन्होंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक इंस्टीट्यूशन पर ट्रस्ट नहीं करता। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं। ये सिस्टम इंटेंशनली फ्रिक्शन क्रिएट करता है। द रिजल्ट ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट इज नॉट एफिशिएंसी बट फ्रिक्शन at times। It is designed to prevent unchecked and untoward outcomes। यानी स्लो डिसीजन मेकिंग कोई फ्लॉ नहीं है बल्कि सेफ गार्ड है। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के सामने अकाउंटेबल है और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के एक्शंस को रिव्यू कर सकती है, लेकिन जुडिशरी भी अनलिमिटेड नहीं है। द जुडिशियल अथॉरिटी इज रियल, इट्स रोल इज सेंट्रल एंड बैलेंसिंग, इट्स पावर इज सिग्निफिकेंट बट ओनली न्यूट्रल एंड नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। यानी कोर्ट्स के पास पावर है लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूटिव के कोऑपरेशन पर डिपेंड करता है। और ये एक रियलिस्टिक एक्नॉलेजमेंट है कि जुडिशरी अपने आप कुछ इन्फोर्स नहीं कर सकती जब तक एग्जीक्यूटिव कंप्लाई ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि जुडिशरी वीक है, बल्कि ये सिस्टम का डिजाइन है जहां हर ऑर्गन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन पर भी बात की और बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ये एक स्ट्रक्चरल लिमिटेशन है जो इंश्योर करता है कि कोई भी अथॉरिटी एब्सोल्यूट पावर ना ले सके। सबसे एंड में उन्होंने एक बहुत पावरफुल लाइन के साथ अपनी बात कंक्लूड की। पावर नो मैटर हाउएवर लेजिटिमेट इन इट्स सोर्स मस्ट ऑलवेज रिमेन आंसरेबल। और ये लाइन पूरी स्पीच का एसेंस है। चाहे पावर कितनी भी लेजिटिमेट हो, उसको अकाउंटेबिलिटी के फ्रेमवर्क में रहना पड़ेगा। आज जब इलेक्शंस पर सवाल उठ रहे हैं, सेंटर स्टेट रिलेशंस टेंस है और इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस पर डिबेट चल रही है, उस वक्त एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज का ये कहना कि इंस्टीट्यूशंस को इंसुलेटेड और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए अपने आप में काफी सिग्निफिकेंट है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra।